ठीक है. All right. Question number one states that a student determines an appropriate value for the density of the glass from which a test tube is made. The height h of the external diameter d of the test tube are shown in the full size diagram of the test tube in figure 1.1. Measure the height h of the test tube in figure 1.1 to the nearest 0.1 centimeter. अच्छा जी, हाइट ऑफ द टेस्ट ट्यूब मेजर करनी है, स्केल को बिल्कुल बिल्कुल सीधा रखना होता है. ठीक है जी. और हाइट को मेजर करने के लिए यू विल बी यूजिंग दीज डॉटेड लाइंस. कोई एरो यूज नहीं करेगा, कुछ और यूज नहीं करेगा. डॉटेड लाइंस के अगेंस्ट आप लोग जो है लेंथ मेजर करते हैं, और ये लेंथ आपकी पूरी पूरी जो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ रही है. एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर आ रही है, पर इसको लिखा 15 नहीं जाता. यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इट 15.0. जब आंसर 1 डेसिमल प्लेस में मांगा जाएगा तो आप वैल्यू को 1 डेसिमल प्लेस में ही स्टेट करेंगे, वरना स्टेट नहीं करेंगे. मूविंग ऑन. मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द ट्यूब. आपने जो है यहां से अगेन डॉटेड लाइंस पे इसको रखा 0 पे. आपकी जो वैल्यू आ रही थी वो मेरे पास 1.5 आ रही है. एग्जैक्टली 1.5 सेंटीमीटर. सो इसको 1.5 ही रख दोगे आप, क्योंकि जो है ये आप 1.5 ही आ रही है. 1 डेसिमल प्लेस में आपने आंसर्स देने हैं, क्योंकि उसने 0.1 नियरेस्ट सेंटीमीटर की बात की है. जो जितने नियरेस्ट सेंटीमीटर की उसने बात की होती है, आपने उसको वही आंसर देना होता है. मूविंग ऑन. A student uses a ruler and two wooden blocks to help obtain an accurate answer for the height h. Figure 1.2 shows the student uses the wooden blocks. ठीक है जी, how the student uses the wooden blocks. ठीक है. Explain why it is important for the student to ensure that blocks are parallel to one another. अच्छा, क्या जरूरत है ब्लॉक्स को पैरेलल रखने की? बेटे याद रखिएगा, अगर हम ब्लॉक्स को पैरेलल रखेंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट वुड बी लाइक सही होगा बिल्कुल. अगेन फिर से सुनिएगा. द स्टूडेंट यूज टू रूलर एंड द वुडन ब्लॉक्स टू हेल्प ओके ऑब्टेन एन एक्यूरेट आंसर फॉर द हाइट. हाइट देखो टिल्टेड नहीं होगा. अगर मैं यहाँ पे वुडन ब्लॉक्स रखूंगा तो ये बिल्कुल भी टिल्टेड नहीं होगा. इट वुड बी परफेक्टली स्ट्रेट. तो इसका फायदा क्या होगा? बिकॉज ऑफ द वुडन ब्लॉक्स, वुडन blocks help the tube to be tube to be vertical, and they should be parallel because to avoid tilt. तो टिल्ट अवॉइड करने से की वजह से जो है दे आर टू बी पैरेलल, ताकि डिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहे, बिल्कुल जो है कोई एयर गैप ना आए. तो यहाँ पे आप इसको इस अलोंग दिस लाइंस आंसर दे सकते हैं. ओके जी. द शेप ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज अप्रोक्सीमेटली अ सिलेंडर. ठीक है, टेस्ट ट्यूब का जो शेप है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अ सिलेंडर. कैलकुलेट द वॉल्यूम VE ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग द इक्वेशन. आपके पास एक वॉल्यूम की जेनेरिक इक्वेशन दी हुई है. इस इक्वेशन में आपने D की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी निकाली है दैट इज 1.5, और H की वैल्यू जो आप लोगों ने निकाली है 15. इनको कैलकुलेट कर लेंगे. 0.79 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 15. आपकी वैल्यू जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी 26.6766 आ रही है वैसे. तो अगर हम लोग क्योंकि सारी वैल्यूज 1 डेसिमल प्लेस पे दे रहे हैं तो आप जो है इसको 26.7 भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट. वॉल्यूम है, इसने कोई स्पेसिफिक नहीं किया तो 2 डेसिमल प्लेस पे दे दें. इफ नॉट स्पेसिफाइड, आंसर जो है 2 डेसिमल प्लेस पे 2 डेसिमल प्लेस पे एक्सेप्टेड होता है. ठीक है, तो इतनी ज्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं. मूविंग ऑन. ऑल राइट. द स्टूडेंट fills the test tube to the top with the water, pours the water from the test tube into the measuring cylinder. Record the reading V1 on the measuring cylinder. This is the internal volume of the test tube. ठीक है जी. ऑल राइट. क्या बोल रहा है भाई? रिकॉर्ड द रीडिंग V1 ऑन द मेजरिंग सिलेंडर. ठीक है, ओके. V1 की रीडिंग मेजर करनी है.
तो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व यहाँ से हमारे पास 21 की रीडिंग आ रही है, जो कि बिल्कुल हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा जी, कैलकुलेट द वॉल्यूम Vg of the glass in the test tube using the equation Vg is equals to Ve minus Vi या V1। Vg की वैल्यू आपने निकालनी है, Ve की वैल्यू जो है दैट इज 26.66 और V1 की वैल्यू आप लोगों के पास 21 आई है। ठीक है, यू विल बी जस्ट बी सब्ट्रैक्टिंग दैट 26.66 minus 21, you would get the value as 5.66 सेंटीमीटर क्यूब। एटीपी का पेपर बहुत इजी होता है, यू जस्ट हैव टू रीड अलोंग द लाइंस। 90% एग्जाम पेपर जो है आप 34-35 मार्क्स बड़े आराम से ला सकते हो अगर आपकी कॉमन सेंस अच्छी तरीके से काम कर रही है, सेंसिबल अप्रोच आप यूज कर रहे हो, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर अगेन इफ यू यूजिंग अ नॉन सेंसिबल अप्रोच, स्टूपिड अप्रोच यूज कर रहे हो, तो इवेंचुअली फिर मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाता है। अच्छा, suggest one source of inaccuracy in measuring the internal volume of the test tube V1। suggest one source of inaccuracy। V1 का जो एक inaccuracy हो सकती है वो कैन बी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इंटरनल वॉल्यूम जब आप मेजर कर रहे हो टेस्ट ट्यूब का, सजेशन है, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको इस तरीके से लिख दो कि इट इज अ चांस दैट टेस्ट ट्यूब ओवरफ्लोस। टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो ये चांस हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब ओवरफ्लो हो जाए, थोड़ा वॉल्यूम ऑफ वाटर जाया हो जाए। ठीक है, या आप ये कह रहे हो कि जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो मेजरिंग सिलेंडर में, तो हो सकता है कुछ वॉल्यूम पीछे रह जाए। या आप ये कह सकते हो कि जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो कुछ जो वाटर है वो स्पिल हो जाए। तो एनीथिंग अलोंग दीज लाइंस वुड गिव यू द फुल मार्क्स, 1 मार्क फॉर इट। कोई भी अच्छी सेंसिबल सजेशन जो होगी आपको पूरे मार्क्स जो है इसमें दे देगी। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। The student uses a balance to measure the mass of the test tube. Figure 1.4 shows the reading on the balance. Record m to the nearest gram। तो आपके पास जो अगेन नियरेस्ट ग्राम में आपने इसको मेजर करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें भी कोई इशू की बात नहीं होगी। ये 0.01375 kg है, 0.01375 kg। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट को करता हूं तो सब पहले तो 0.01375 को आप 1000 से डिवाइड कर दो, आपके पास जो आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई, सॉरी, ग्राम्स किलोग्राम से ग्राम में जाना, मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, 0.013 मल्टीप्लाई 1000, आपकी वैल्यू आ रही होगी 13.75 ग्राम्स। ठीक है, 13.75 ग्राम्स आ रही है। केजी को ग्राम में जाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, क्योंकि नियरेस्ट ग्राम में मांग रहा था, तो ये तो डेसिमल प्लेस में है, तो इसके नेक्स्ट नियरेस्ट ग्राम वुड बी 14 ग्राम्स। तो ये मैंने नियरेस्ट ग्राम में इसकी वैल्यू को स्टेट कर दिया। आई फर्स्ट कन्वर्टेड इट इनटू किलोग्राम्स। ठीक है, उसको मैंने किलोग्राम से ग्राम्स में किया, देन आई कन्वर्टेड इनटू द नियरेस्ट ग्राम्स, और आपके पास यहाँ पे जो G1 का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। यूज योर रिजल्ट फ्रॉम G1 दैट इज 14 एंड E जो हमारे पास 5.66 है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द ग्लास फ्रॉम विच द टेस्ट ट्यूब इज मेड यूजिंग द इक्वेशन। सो डेंसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। मास की वैल्यू 14 है। क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि उसने कहा है कि वही यूज करें जो आपका आंसर आया है। एंड देन जो वॉल्यूम हमारे पास है, जो वॉल्यूम हमारे पास है उसको भी जो है आपने लेना है। द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 5.66। आपने इसको डिवाइड कर देना है, 14 डिवाइडेड बाय 5.66, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 2.47। सो 2.47 इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। ठीक है, आप कि जो भी आंसर आ रहा हो वो लिख दीजिएगा। ठीक है, यूनिट इज गोइंग टू बी डेंसिटी है, तो ग्राम्स पर
और ये ग्राम्स में था और ये वाली वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। तो ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका आपके पास डेंसिटी का यूनिट आ जाएगा। अच्छा, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। A student investigates the resistance of a light emitting diode LED की resistance को investigate कर रहे हैं when different current flows through it। ठीक है, सही है। The student sets up the circuit shown in figure 2.1. The student connects a voltmeter across a 270 ohm resistor between point X and Y, closes the switch, records the voltmeter reading of the potential difference voltage in XY in the top row of the table 2.1, opens the switch. On figure 2.1, draw the symbol of the voltmeter connected to measure the potential difference VXY across the 270 ohm resistor. So, voltmeter is always connected in parallel. ठीक है, आप चाहो तो नीचे की तरफ बना दो, चाहो ऊपर की तरफ बना दो, वट एवर सूट्स यू। आपने पैरेलल में एक वोल्टमीटर बना दो। मूविंग ऑन, फिगर 2.2 shows the voltmeter reading of potential difference VXY when the voltmeter is connected across the 270 ohm resistor। ठीक है, shows the voltmeter reading of the potential difference VXY when the voltmeter is connected across a 270 ohm resistor। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना है। योर वैल्यू इज गोइंग टू बी 2.5। सीधी सीधी आ रही है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो आपने इसको 270 में वोल्टेज 2.5 वोल्ट्स आ जाएगा। अब्दुलरहमान बेटा, आपने हैंड रेज किया, कोई इशू है तो बेटा चैट में पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, मूविंग ऑन, द स्टूडेंट disconnects the voltmeter from point X and Y, reconnects the voltmeter across the LED between points Y and Z, closes the switch, record the voltmeter reading of the potential difference voltage of YZ in the correct row of table 2.1. Okay, opens the switch। ठीक है जी, calculate the value of VXY plus VYZ for the 270 ohm resistor, record your reading answer in table 2.1। क्या बेहतरीन किस्म का सवाल है। आपने जो है इन दोनों की रीडिंग जो है ऐड करके इधर लिखनी है। ठीक है जी, तो 2.5 प्लस 2.1 वैल्यू इज गोइंग टू बी 4.6 वोल्ट्स, जो आपके सम में आ जाएगा। ठीक है जी, उन्होंने बस ये बोला कि इन दोनों को ऐड करके लिख दो। ठीक है, बहुत मुश्किल इंग्लिश के बात। ठीक है, द करंट आई इन द सर्किट कैन बी calculated using the equation I is equals to voltage of XY over R. Calculate I, record your answer in the table 2.1. I is equals to voltage of XY is going to be 2.5 over resistance की वैल्यू इन्होंने 270 दी हुई है। हर फॉर्मूला देगा एटीपी में, हर फॉर्मूला देगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जो वो एटीपी में ना देता हो। सारे फॉर्मूले वो देता है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है उसकी वैल्यू प्लग इन करनी आनी चाहिए। ठीक है, और आपको बस नंबर लेने आने चाहिए। ठीक है, योर वैल्यू ऑफ करंट इज गोइंग टू बी 0.0093। 0.0093 वैल्यू आ रही है, 0.0093। अच्छा सर, यही वैल्यू क्यों लिखे, कुछ और क्यों ना लिखे? देखो बेटा, जो भी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है वो लिखनी होती है। अगर आप देखोगे ना टेबल में आगे, तो आपके पास जो वैल्यूज दी होंगी वो भी कुछ इसी एतबार से दी होंगी, तभी मैंने इसको 0.0093 लिखा है। वरना मेरा भी कैलकुलेटर जो है वो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में दे रहा था। तो माय कैलकुलेटर वाज आल्सो गिविंग मी द वैल्यूज ऑफ 9.25 टाइम्स 10 टू द पावर -3, बट आई डिड नॉट स्टेट दैट, क्योंकि मुझे उसको इस एतबार से लिखना है, इस तरीके से लिखना है, दैट इज बेसिकली गिवन बाय द एग्जामिनर इन द अदर कॉलम्स। तो उस तरीके से ही रीडिंग्स को नोट डाउन किया जाता है। ठीक है जी, मूविंग ऑन। अब क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस
R of LED can be calculated using this equation. ठीक है जी, calculate resistance of LED. Record your answer in table 2.1. Resistance of LED निकालनी है, तो resistance is going to be voltage of YZ over I. तो voltage of YZ over I, ठीक है जी, I की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 0.0093 और voltage of IZ is going to be 2.1. तो आपने 2.1 डिवाइड कर देना इससे, तो 2.1 डिवाइडेड बाय दी आंसर यू वुड गेट योर रीडिंग अलोंग दीज लाइंस 226.8. तो जो वैल्यू आ रही है दैट इज 226.8. अब मैं जाऊंगा टेबल में, ये भी रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड इन टेबल, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज बस साफ सुथरी फॉर्म में, कोई डेसिमल प्लेस नहीं है। तो 226.8 की जगह आई वुड रिकमेंड 227 इसको जो है कन्वर्ट कर दीजिएगा। 226.8 का नेक्स्ट जो है राउंड नंबर इज 27। तो ये आपके पास जो है यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अच्छे सवाल आ रहे जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा पेपर है ये। The student repeats the procedure in A and B, replacing the 270 ohm resistor first with a 470 ohms resistor and then with a 560 ohm resistor. Student repeats the procedure in A and B, replacing the 270 ohm resistor first with 470 ohm resistor and then with 560 ohm resistor. The student's results are shown in the table, but the value of VXY for the 560 ohm resistor is missing. Calculate VXY and record in the table. ठीक है, अगेन VXY मिसिंग है। हम लोग इन दोनों को सम करके 4.6 ला रहे थे, तो क्यों ना थोड़ा वापसी की तरफ चला जाया जाए और माइनस करके जो है हम लोग वैल्यू ले आएंगे। ऐसा जिसमें कोई इशू की बात नहीं। तो 4.6 माइनस 2.0 कर दोगे, यू वुड गेट योर वैल्यू एज 2.6। तो ये आपके पास जो है इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो 2.6 इज गोइंग टू बी द वैल्यू ओवर हियर। वो भी आपने निकाल लिया, ऐड करके तो ला रहे थे, ठीक है। अच्छा, एज द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई चेंजेस, द करंट इन द सर्किट चेंजेस, ठीक है जी। Examine the results in table 2.1. Describe how the change in the current affects the sum of voltages, ठीक है। अच्छा, एग्जामिन करना है वोल्टेज का सम करंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो या करंट वोल्टेज के सम को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो वोल्टेज के सम पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ रही हो या कम हो रही हो, द सम ऑफ वोल्टेज हैज नो इफेक्ट, ठीक है। तो इफ यू रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम, डिस्क्राइब हाउ द चेंज इन करंट अफेक्ट्स दिस, तो इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इट स्टेज द सेम। तो सम ऑफ वोल्टेज वैसे ही जो है, इसको अपने पास लिख लीजिएगा। एक सीरीज सर्किट में वोल्टेज का सम सेम ही रहता है, ठीक है। सम ऑफ वोल्टेज सेम रहता है। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ द चेंजेस इन द करंट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द एलईडी। अच्छा, करंट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द एलईडी। करंट जब कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। तो अगेन बस यही रिलेशनशिप है, एज द करंट इज डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो बिल्कुल सिंपल, कोई भी आपने एक्सेस बात नहीं करनी, कॉन्सेप्चुअल बात भी नहीं करनी, जो नजर आ रहा है वो लिख देना। अगर करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही होती आप वो लिख देते। कॉन्सेप्ट जो थ्योरी में पढ़ा था उसको फिलहाल भूल जाए। लगता है वही कॉन्सेप्ट है, आदमी सी बात है। करंट जब बढ़ेगा तो करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ी होगी डेफिनेटली। बट ये कि जब आप ना बिल्कुल ज्यादा कॉन्सेप्ट पे जाए नहीं, आप बिल्कुल रहे रिलैक्स हो गए कि यार इतनी बात है, ये सर ये आ रहा है ना समझ, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो वही लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। Another student assembles the circuit using the circuit diagram in 2.1. इसी सर्किट डायग्राम को असेंबल करता है, ठीक है जी। The student finds that the switch is closed, the LED does not light up. The student tests the component and finds that the power source is providing an EMF.
and that none of the components are broken suggests the error that the student has made while assembling the circuit. अच्छा, जब कुछ भी टूटा हुआ नहीं होता तो आप सर्किट में चेक करना कि अगर तो सर्किट में एलईडी या डायोड में से कोई भी चीज लगी होती है तो मेजर एरर ये होता है कि आपने उसको रिवर्स कनेक्शन में लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लाइट इमिटिंग डायोड्स इज कनेक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो ये इसका एक मेजर एरर होता है जिसकी वजह से जो है एलईडी लाइट नहीं गिरती। तो एलईडी या डायोड इज कनेक्टेड इन द अदर डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन। इसकी वजह से जो है हमारे पास हमारे पास जो है रीडिंग जो है खराब आ सकती है। ठीक है, सजेशन में ये आ जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन। नेम एंड ड्रॉ द सिंबल ऑफ अ सिंगल डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू चेंज द करंट इन द सर्किट विदाउट द नीड और टू कनेक्ट डिफरेंट रेजिस्टर्स अक्रॉस द टर्मिनल एंड द सर्किट। एक डिवाइस जिससे बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाए बेटा, वो तो मेरे ख्याल से जो है आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर हो जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से वी कैन चेंज द रेजिस्टेंस, और यही यूज होता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। तो वेरिएबल रेजिस्टर इज गोइंग टू बी द आंसर। और इसका सिंबल खुदा का वास्ते सही बनाना, पता नहीं लोग क्या क्या बना देते हैं। ये है वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। अब भाई ये जो है ना, ये हमारे पास थर्मिस्टर का सिंबल है। ये थर्मिस्टर होता है, इसको कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, अब इसी डब्बे में अगर लाइट एरो है ना, अब इसी डब्बे में दो एरो अंदर की तरफ आ रहे हैं तो ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, ये एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। तो इनको मिक्स नहीं किया करो, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसको मिक्स कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है जी, इसमें ग्राफ भी है एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो अमेजिंग इन दिस पेपर ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 3 में अब क्या बोल रहा है हमारे पास कि द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। The student arranges the apparatus as shown in figure 3.1. Rays of light from a distant object show as a window, ठीक है, such as a window. Places a white screen, ठीक है, approximately 30 centimeters from the lens, ठीक है, white screen is approximately 30 centimeters. Adjust the position of the screen until the sharp image of the window in the laboratory a few meters distant from the lens is formed on the screen, ठीक है. Measure and record in centimeters the nearest record in centimeters the nearest 0.1 the distance x. okay, डिस्टेंस x मेजर करना है आपने। अगेन इसको एरो पे रखेंगे, एरो पे नहीं सॉरी लाइन पे रखेंगे अपने स्केल को और रीडिंग मेजर करेंगे। मेरी जो रीडिंग आ रही है दैट इज एग्जैक्टली 5.1। आप लोग भी देख सकते हो पूरी 5.1 आ रही है फ्रॉम 0 to 5.1। तो आपने यहाँ पे 5.1 सेंटीमीटर जो है नोट डाउन कर ली। द डिस्टेंस x shown on figure 3.1 is drawn to scale of 1/3 of the full size, ठीक है। use your answer to calculate the actual distance। तो अगर 1/3 है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, क्योंकि 1/3 तीसरे हिस्से में ले आए, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, you get the actual length. Calculate the actual distance from the lens to the screen. The distance is the focal length of the lens. That's going to be 15.3. That is 3 times of this. So 3 times of this. ठीक है जी। Moving on. The student rearranges the apparatus as shown in figure 3.2. Switches on the lamp. Places the lens a distance u equals 20 centimeter from the illuminated triangular object. Adjust the position of the screen until the sharp image of a triangular object is formed on the screen. Measures the image distance v from the lens to the screen. V is equals to 60.5. Calculate the value of u plus v and uv. Record your values. बेटा ये u की वैल्यू 20 दी हुई है एंड द वैल्यू ऑफ v इज 60.5. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू बी एडिंग देम, तो 60.5 plus 20 is going to be 80.5.
आई थिंक इस तरह इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एंड द वैल्यूज इन सेंटीमीटर्स, तो यूनिट इज मस्ट किडोस, यूनिट इज मस्ट, ठीक है, यूनिट लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलता है u टाइम्स v, तो u टाइम्स v तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 60.5, दैट इज गोइंग टू बी 1210, और आप इसको 1210 लिख दें, ठीक है। यूनिट यूनिट मैंने मस्ट बोल दिया था, बट यहाँ पे ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लेट्स लीव इट फॉर नाउ, ठीक है। यूनिट क्यों नहीं लिखना, एक सेकंड के लिए मैंने आपको गलत गाइड कर दिया था गाइस, क्योंकि ये बोल रहा है अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यू प्लस वी ऑल्दो द आंसर वुड बी इन सेंटीमीटर्स, बस उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एटीपी के पेपर में यूनिट्स वो नहीं मांगता, ठीक है। थोड़ा सा बैक ओल्ड स्कूल चला गया था। अब जहां उसने यूनिट मांगना होता है ना, तो वो स्पेसिफिक करता है। हमें ट्रेनिंग में भी बताया था, जहां उसने यूनिट मांगना होता है वो स्पेसिफिक करता है, विदाउट दैट वो यूनिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, बट जब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दोगे, तो आई थिंक उससे ज्यादा मच बेटर के यू जस्ट ना ही लिखो, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होता है, फिर कोई लिखोगे कोई नहीं लिखोगे, तो फॉरगेट अबाउट दैट। ओके, द स्टूडेंट रिपीट्स फॉर वैल्यूज ऑफ u दैट इज 25 एंड u दैट इज 55, ठीक है। बिटवीन the student's results are shown in figure table 3.1. Add appropriate units to the headers of the last two columns. अब मांग ली यूनिट उन्होंने, चलो तो u और u दोनों ऐड हो गए, सेंटीमीटर्स में आ गए थे, ठीक है, उसके ऊपर नहीं मांगे थे। और दोनों u सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होंगे, दे वुड बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। अच्छा, सी और एम अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पे ब्रैकेट लाने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, दो चीजें मल्टीप्लाई होके दे वुड बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो है वो यूनिट्स मांगे थे, ठीक है, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, दैट u प्लस वी की वैल्यू यू जस्ट कैलकुलेटेड, दैट्स 80.5, बट आप इसको यहाँ पे 81 लिखोगे। 80.5 क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि इनमें से कोई भी रीडिंग डेसिमल प्लेसेस में नहीं दी हुई, दे आर ऑल गिवन इन द परफेक्ट लाइक होल नंबर्स में दी हुई है, ठीक है जी। तो आपने इसको होल नंबर्स में स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। और इसमें u टाइम्स v में जो है, अगेन दैट्स, वो तो मेरी सही आ रही थी, 1210 ही आ रही है, तो 1210 ही इसको स्टेट करेंगे, ठीक है। ओके, ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड इन फिगर 3.3 प्लॉट द ग्राफ ऑफ uv ऑन द y एक्सिस एंड u प्लस v ऑन द x एक्सिस, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। एंड यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर ग्राफ फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये वाला सवाल भी कैसे होता है इसको भी देख लीजिएगा। इतनी गलती पता नहीं क्यों बच्चे करते हैं ग्राफ में, कि मुझे भी समझ नहीं आता कि क्यों करते हैं, मतलब इतनी गलती करना कि तो कोई तुक नहीं है, टू मच करते हैं यार। सबसे पहला नंबर आपने क्या करना है, आपने बोलना है सर मेरे पास जो है uv ऑन द y एक्सिस है, uv लिखा और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, पहला फ्री मार्क। इधर आया आपने जो है यहाँ पे भी u प्लस वी लिखा और इसके साथ ब्रैकेट लगा, वो हैश लगा के सेंटीमीटर लिख दो, सकून, एक नंबर तो सिक्योर हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस लेबल्ड क्वांटिटी और यूनिट्स लिखे हुए हैं, एक नंबर सिक्योर हो गया, पहला मार्क्स यहाँ का है, ठीक है, आसान नंबर है। आगे बढ़ते हैं, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपके पास u प्लस वी की वैल्यूज है, सॉरी वाई एक्सिस पे uv की वैल्यूज है, एंड uv की वैल्यू जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई गेस 933 मूविंग ऑन टू 1200, सो 900 से भी अगर मैं शुरू करूं, 1000, 1100, 1200, 1300, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा जो है हमारे पास आंसर बन जाएंगे। 900 से शुरू करता हूँ, पूरा बॉक्स 1000 पे लेके आता हूँ, ठीक है, दो डब्बों से 1100 पे लाता हूँ, फिर 1200 पे लेके आता हूँ, 1300 भी लेबल कर दो, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया, सुकून से, ठीक है। आपने पहले देखा मेरा जितने भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब आपने कहा सर दूसरा वाला जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 62 एंड गोज अप टिल 81, तो 62 से शुरू करना है, तो 60 से शुरू करता हूँ, 70, 80, 90, परफेक्ट यार, 70, 80 एंड 90, ठीक है। इससे बेस्ट पॉसिबल मेरे ख्याल से जो लेबलिंग है वो नहीं बन सकती 00 के अलावा। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या है कि वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, 81 एंड 1210, सो 81 एंड 1210
81 and 12, 10. 81, 82, 83, 84, 85, 81, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो 81 is every boxes, two boxes represents one. और यहाँ पे जो है 10, 20, 30, या every two boxes represents 10. तो ये आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी. First one, that is 81 and 2, 12, 10. 62 and 9, 33. 62 and 9, 33. So 62 would be over here and 910, 20, 33. Somewhere around here, ठीक है. 65 and 988. So 65 and 950, 60, 70, 88. यहाँ पे कहीं लाया कर रही होगी, ठीक है. 72 and 1090. 72 and 1090. 71, 72. यहाँ पे लाया कर रही होगी, ठीक है जी. 76 and 1140. So 76 and 1140, 76 and 1140 would be around here somewhere, ठीक है. 1140, 1150, yes. तो ये हमारी जो है सारी प्लॉटिंग इस तरीके से. लाइन ऑफ बेस्ट फिट आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट जितनी पॉसिबल बन सके, ठीक है. पॉइंट्स को नहीं लाना होता, रादर इट्स रिक्वायर्ड कि जितने पॉइंट करीब करीब आ जाएं. ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट इसमें बहुत अच्छी बन रही है. मैं रेड से बनाता हूँ, नजर आए. आप कलर से नहीं बना सकते. ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट इस एतबार से इट्स वेरी गुड, ठीक है. पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक, करीब करीब होने चाहिए. एक भी लाइन पे ना आ रहा हो कोई बात, एक भी ना आ रहा हो कोई, ठीक है. आपको पॉइंट्स के करीब करीब होना जरूरी है, ठीक है. कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, इंडिकेट ऑन द ग्राफ पॉइंट्स यू यूज. तो अच्छा, इंडिकेट ऑन द ग्राफ द पॉइंट्स यू यूज एंड द वर्किंग जब भी पूछता है ना, तो आई वुड रिकमेंड कि ट्रायंगल मेथड यूज करो. अच्छा, इंडिकेट ऑन द ग्राफ द पॉइंट्स दैट यू यूज. आई एम गोइंग टू बी यूजिंग सच पॉइंट्स. देखिएगा, एक मैं ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी. एक मैं यहां से ला रहा हूँ, ठीक है. द फर्स्ट कोऑर्डिनेट दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इज गोइंग टू बी 80 एंड 1200. दैट्स 1, ठीक है. नॉट द पॉइंट्स ऑन द टेबल बट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. टेबल वाले पॉइंट्स लाइन पे लाई नहीं करते, दे आर उससे बेस्ट फिट बना दिए, ठीक है. तो ये याद रखिएगा. 61, 62, 63. ये पॉइंट 63 का है एंड ये पॉइंट जो है 950 का है, ठीक है. तो ये दो पॉइंट्स मैंने यूज कर लिए. तो y2 माइनस y1, 1200 माइनस 950 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 63. सो जस्ट इससे 1200 माइनस 950 एंड डिवाइडेड बाय 80 माइनस 63, आपकी वैल्यू जो आएगी दैट इज 14.7. तो जो ग्रेडियंट आ रहा है वो हमारे पास 14.7 का आ रहा है. आई गेस जो है ये इसमें आंसर आना चाहिए, ठीक है जी. तो द वैल्यू ऑफ ई इज अराउंड 14.7, ठीक है, याद रखिएगा. टू क्वांटिटीज कैन बी कंसिडर्ड टू बी सेम विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी if their values are within 10% of each other. The gradient of the line calculated in E is numerically equal to the focal length of the lens in centimeters. Compare the value of f obtained in A2 with the values of gradient obtained in E. अच्छा, क्या हो गया भाई, क्या बात है. 15.3, my gradient is 14.7, ठीक है. देखिए बेटा, यहां पे जो मेरा आंसर है ना 15.3 और 14.7 में 10% का नहीं है डिफरेंस. 15.3 का 5% जो 10% होता है दैट्स 1.53, और 15.3 माइनस 1.53 द वैल्यू शुड बी अराउंड, बल्कि नहीं नहीं सही है, ठीक है, आ रही है वैल्यू विद इन द लिमिट आ रही है, ठीक है.
द ग्रेडियंट ऑफ ठीक है, स्ट्रेट टू वैल्यूज दैट कंसीडर द सेम, ठीक है। नहीं बेटा, मेरी वैल्यू विद इन द लिमिट आ रही है, ठीक है। 14.7 एंड 15.3 जो है दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, 10% के अंदर अंदर है। तो 15.3 को जो है आप सबसे पहले 10% निकालोगे, यू विल गेट एज 1.53, ठीक है। अब आप बोलोगे 15.3 minus 1.53, so 15.3 minus 1.53, you would get the value as 13.77. तो इस 13.77 से लेकर 15.3 plus 1.53, that is 16.83, इसके अंदर एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है जी। अब आप इसमें स्टेटमेंट दे दोगे कि इट्स एक्यूरेट as value lie in 10% रेंज। तो ये एक्यूरेट कंसिडर की जाएगी, वैल्यू 10% की रेंज में लाई करती है, द वैल्यू इज गोइंग टू बी एक्यूरेट। सपोर्ट करनी चाहिए आपके आंसर को, किसी की नहीं आ रही हो तो नहीं लिखना, जबरदस्ती नहीं है। इसका आंसर वो डिपेंड करता है आपके ग्रेडियंट पे। अगर आपने ग्राफ ही गलत बनाया और आपका ग्रेडियंट ही गलत आ रहा है और आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, तो आपने वही लिखना है कि सर मैच नहीं हो रहा, उस पर वो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट प्लॉटिंग, आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट प्लॉटिंग 1 mark for this, 1 mark for plotting, 1 mark for plotting the points, and the last one for the line। एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट के चक्कर में बाकी मार्क्स नहीं गंवाना, बाकी तीनों आ जाते हैं, ठीक है। सर लाइन ऑफ बेस्ट फिट अच्छी नहीं बनती, कोई बात नहीं बेटा, 4 में से 3 तो आएंगे ना, बाकी काम तो सही करो। लाइन ऑफ बेस्ट फिट से अगले पार्ट्स थोड़े से जो है प्रॉब्लम करते हैं, बट येट अगेन कोशिश करें कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट अच्छी बनाए, नहीं बन रही तो बस फिर बाकी 3 तो लेना, तो ये चीज बड़ी जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा, व्हेन measuring the object, the image distances with a meter rule it is important to avoid line of sight parallax error, ठीक है। When measuring the object, the image distances with the meter rule, it is important for avoid line of sight, ठीक है। State how the student avoid parallax error when doing the experiment। तो parallax error किस तरीके से avoid होता है हमेशा याद रखिएगा कि must view the rule at right angles, right angles पे हमेशा वैल्यूज को राइट एंगल से, रीडिंग है उसको 90 डिग्री एंगल पे देखेंगे तो आपके पास पैरेलक्स एरर जो है अवॉइड हो जाएगा, इससे ज्यादा इसकी कोई डिस्क्रिप्शन रिक्वायरमेंट नहीं है। डिस्क्राइब अ टेक्निक द स्टूडेंट यूजेस टू मेक श्योर द इमेज ऑफ द स्क्रीन इज शार्पली फोकस्ड एज पॉसिबल। अच्छा, जब भी इमेज के फोकस की बात आती है तो आप इसको बोलते हो कि मूव स्क्रीन slowly backward and forward until and unless a clear image is seen। हमेशा यही तरीका है, until a sharp image is seen, या तो बहुत इत्मीनान के साथ आपने उसको मूव करवाना होता है टू अ पॉइंट, जब वो बिल्कुल शार्प इमेज आ जाएगी तो आप उसको जो है वहां पे रोक देंगे, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है, कि द वाटर इज हीटेड फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू द बॉइलिंग टेम्परेचर इन द ग्लास बीकर। प्लान एन एक्सपेरिमेंट to investigate if the time taken for the water to reach the boiling temperature depends on the diameter of the water surface exposed to the air। You are provided with a glass, the supply of cold water, a set of glass beakers of different sizes, a Bunsen burner, tripod, and gauze, a measuring cylinder. You may use any other common laboratory apparatus. Any other apparatus needed? A brief description of the method. Okay. Supply of cold water है, a set of glass beaker of different sizes है, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड है, गॉज है, गॉज एक लोहे का पीस होता है जिससे कोई चीज बाहर नहीं निकलती, सॉलिड्स वगैरह को रोकने के लिए, a measuring cylinder, ठीक है जी। You have required to plan an experiment with time taken for the water to reach its boiling temperature depends on the diameter of the water surface exposed to the air, ठीक है। अब आपने कितना पानी एक्सपोज है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बीकर है, एक और बीकर है, एक और बीकर है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है, ठीक है जी। तीनों में जो पानी है दैट इज 1 लीटर।
इसमें ज्यादा एरिया एक्सपोज्ड है, इसमें उसके मुकाबले में कम, इसमें उसके मुकाबले में कम एरिया एक्सपोज्ड है। तो हमारे पास अलग अलग एरियाज एक्सपोज्ड हैं, जिसके अगेंस्ट हम लोगों ने बताना है कि कौन से किस में जल्दी बॉइलिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं अगेन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अगेंस्ट। सो जो चीज मैं चेंज करूंगा, बीकर्स, डिफरेंट बीकर्स को आई वुड बी चेंजिंग। ठीक है, जिसकी वजह से मैं डायमीटर एक्सपोज टू एयर चेंज करूंगा, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा डायमीटर एक्सपोज टू एयर, और ये चेंज होगा बाय यूजिंग डिफरेंट बीकर्स। और इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? टाइम टेकन टू रीच बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत बेसिक सी बात है, और बहुत सारे इसमें कंट्रोल वेरिएबल्स हो जाएंगे। कंट्रोल वेरिएबल्स में जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है, सबसे पहले जो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी, मैं सिर्फ बैकग्राउंड बना रहा हूं। अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड की अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, बहुत इंपॉर्टेंट। बंसन बर्नर की फ्लेम ऐसा ना हो कि यार आप बंसन बर्नर की फ्लेम बहुत ज्यादा रख दो एक में और बहुत कम रख दो एक में। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर जो होता है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर सेम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आप इसमें सेम रहोगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बुरी राइटिंग कर रहा हूं बट यार अगेन इनमें से। ठीक है, लेट्स देन एक्सपेरिमेंट नाउ। वी वुड रिक्वायर दो चीजें। एक तो सबसे पहला डायमीटर मेजर करने के लिए रूलर एंड स्टॉप वॉच। सर ये मेंशन क्यों किया मैंने? हमारे पास एनी अदर एपरेटस नीडेड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि डायमीटर के बगैर हम लोगों को सवाल कर नहीं सकते, और डायमीटर के लिए हमें जो है स्केल चाहिए, रूलर चाहिए, और जो है स्टॉप वॉच के बगैर टाइम नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि स्टॉप वॉच इन्होंने यहाँ पे नहीं दी थी। ठीक है, आप सबसे पहले जो है यूज सेम amount of liquid in beakers of different sizes, beakers of different sizes। the 5 minutes, beaker of different sizes। ठीक है, आप जो है same amount of liquid in beakers of different sizes with different diameters। note reading of each diameter in the table and place it on a constant flame of Bunsen burner। Simultaneously start the stopwatch। आपने स्टॉप वॉच को साइमल्टेनियसली ऑन कर दिया। स्टॉप द स्टॉप वॉच once bubbles are seen, once bubbles are seen, record the time in the table below। टेबल अभी मैं बनाऊंगा। ठीक है, आपने इसमें जो है पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, आप अगेंस्ट जब आप यहाँ पे टेबल ड्रॉ करोगे, तो उस टेबल में जो है यू वुड बी मेकिंग diameter and time taken to reach boiling point। ये सेकंड में आ जाएगा, डायमीटर जो है सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। आप चाहो तो यूनिट्स जो है लिखोगे, यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यूनिट्स आपने टेबल बना दिया। ठीक है, रीडिंग्स देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने मेथड की दे दी। ठीक है, मेजरमेंट्स ठीक है आपने बता दिया, स्केल से मेजरमेंट होगी। ठीक है, अब याद रखिएगा इसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोला हुआ है
कि मेक श्योर द मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट, तो आप इसमें जो है एक बात यहाँ पे लिख दीजिएगा कि टेक रीडिंग्स फॉर डायमीटर मल्टीपल टाइम्स टू मेंटेन एक्यूरेसी। एवरेज करके एक्यूरेसी जो है आप इसमें मेंटेन कर लोगे, ठीक है। जो जो भी मांग रहा है वो सारी चीजें कंट्रोल वेरिएबल हम लोगों ने स्टेट कर दी है, मैंने ऊपर कर दिए थे। थ्रू आउट द क्वेश्चन कहीं पर भी कर सकते हो, डजंट रियली मैटर। टेबल बना दिया, ठीक है। हाउ वुड यू प्रोसेस योर रिजल्ट, ड्रॉ कंक्लूजन। तो अगेन प्रोसेसिंग में आप इसमें लिख दो यार, प्लॉट जो कर दूंगा मैं, ग्राफ प्लॉट कर दूंगा डायमीटर अगेंस्ट टाइम का। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डायमीटर अगेंस्ट टाइम, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डायमीटर अगेंस्ट टाइम एंड कंपेयर वैल्यूज इन द टेबल। आपको पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होता है और 7 मार्क्स का क्वेश्चन रिलेटिवली जो है डिफिकल्ट होता है। दैट्स एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। अब आपने जो जो भी आंसर्स देखे उनमें कोई कोई पॉइंट जो मिसिंग होगा वो प्लीज जो है देख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों ने मुझे कुछ आंसर्स भेजे हैं, मैं उनको भी देख लेता हूँ, ठीक है। सही है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सर अली तारिक साहब ने एक बड़ा अच्छा अप्रोच दी मुझे, मैं उसको भी जो है एक्नॉलेज करता हूँ। अगर हम इस एडिशनल एपरेटस में जो है थर्मोमीटर ऐड कर देते और उसके साथ उसकी रीडिंग नोट कर देते, तो ये मैं रेड से बना देता हूं, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर थर्मोमीटर में ऐड करके रीडिंग ऑन थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर की जो है नोट कर देते तो वो भी ठीक था। तो टाइम टेकन टू रीच 100 डिग्री सेल्सियस भी ठीक था। पर इसमें थोड़ा सा एक लिमिटेशन ही आ जाती है गाइस, लिमिटेशन ही आ जाती है कि दो तीन चीजें इसमें जो है ना मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मोमीटर जो है ना बेसिक लेबोरेटरी में नहीं होता है, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी बेसिक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो भी आपने लिख दिया। पर जब बॉइलिंग की बात होती है ना गाइस, तो बॉइलिंग में बबल्स आर द बेस्ट थिंग टू नोट, ठीक है। बबल्स जो है इससे बेहतर जो है कुछ भी नहीं होता। बबल्स आ जाए तो आपको पता चल जाता है पानी बॉईल हो गया। अब पानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे अप्रोच में शेयर कर रहा हूं। जो कोल्ड वाटर की सप्लाई है ना, जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना सर, ये है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। टैप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप सबने पढ़ा होगा, थोड़ा वेरिएटेड होता है। तो इस एतबार से हो सकता है ये आंसर्स कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो थर्मोमीटर इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। सही आंसर है, मैंने लिखा है उसको, मैं भी अगर जहन में आता तो लिख देता, बट बॉइलिंग के अंदर मैं थर्मोमीटर को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि टेम्परेचर रीच नहीं है। थर्मोमीटर जो है, क्योंकि 100 डिग्री पे पानी टैप वाटर बॉयल नहीं होता, वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है। आपने पढ़ा होगा प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में, तो मिक्सचर्स टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर टू बॉईल। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस अगर स्पेसिफिक कहीं कर देता और एग्जामिनर को वो बात जो है उसके जहन में आ जाती, जो मेरे जहन में आ गई, तो हो सकता है एक आध मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट कर देता, ठीक है। तो ऑन दैट नोट मैं इसको जो है यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरी उम्मीद है खत समझ आ गया होगा। होपफुली इंशाल्लाह जो है फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल फिजिकल में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज गाइस।